सुधांशु भाई से ये अनुरोध करूंगा कि आज अमीश भाई के कार्यक्रम में जो भी बता रहे थे, मोदी जी को हम रिसीव करके हमने अध्यक्ष के कमरे में बिठाया, तो उस समय जो आपकी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश ठीक है सुनील यू मेड योर पॉइंट, सुनील जी यू मेड योर पॉइंट। अज्ञानी वाली बात पर सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब। हाँ भैया, ऐसा है सुनील जी, आपने एक बात जो कही थी 5% गलत बोला था कि किसी के खाने में केवल 5% जहर मिला दिया जाए और 95% बिल्कुल ठीक हो तो वो प्राण घातक हो जाता है। इसलिए ये 5%, आप जिस कमरे में बैठे ना उसमें केवल 5% कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो आपके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, हमारे आपके किसी के भी। इसलिए ये 5% कह के, और ये 5% का आपने आकलन कैसे किया ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि 5% गैस 2 मिनट में 95% एरिया को कवर कर लेती है। खैर वो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, मगर सुनील भाई आप भी भद्रता से डिबेट करते हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक एक डेट कोट की है कि 47 के बाद 49 तक आर्मी चीफ, 54 तक एयरफोर्स चीफ, 58 तक नेवी चीफ, 73 तक अमर जवान ज्योति में सिर्फ अंग्रेजों के सैनिकों के नाम, 68 तक वो साहब, 97 तक कोई मतलब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि साहब एकदम ऐसी अज्ञानी बात करे। कौन ज्ञान की बात कर रहा, कौन अज्ञानी? मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मगर अज्ञान की बात कौन कर रहा, कौन गुमराह, या जानते क्या ज्ञानी आप भी हैं, मगर क्या बताएं जो टोपी आपके ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये लाल, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी नहीं हो पा रहा है। क्या बताएं, ये जो लाल सलाम वालों ने दिमाग के ऊपर ऐसी लाल वो भर दी है कि जिस कारण से भारत की वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत की स्टेट के विरुद्ध सुनील यादव देना चाहिए। सुनील यादव शॉर्ट कमेंट 40 सेकंड। सुनील यादव, हमने इमरजेंसी में भी नहीं कहा कि स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सुनील यादव ये बात तो कोई लेजिटिमेट नहीं है कि स्टेट्स के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने प्रश्न ये पूछा था कि जब उत्तर प्रदेश से राहुल जी लड़ाई लड़ेंगे तो अखिलेश जी राहुल जी के साथ होंगे या राहुल जी के खिलाफ होंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी 27 में, लेकिन हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन हराएगा। एक ठीक एक अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं। एक तो सुधांशु भाई, मैंने आपको अज्ञानी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इस देश में कुछ अज्ञानी साथी हैं जिनको ये लगता है कि ये देश या भारत माता 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुई। एक दूसरी बात आपने टोपी पे कही है, ये लाल टोपी काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लगती है कि नहीं लगती? आपको भी लगती होगी। काली टोपी कोई टोपी होती है? काला कोई प्रतीक होता है? लाल प्रतीक तो कम से कम क्रांति का होता है, विरोध का होता है, सम्मान दिलाने का होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का होता है। काला किस लिए होता है? जो आप लोग काली टोपी लगाते हैं, आपके नेता काली टोपी लगाते हैं, मैं टोपी पे बहस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कम से कम काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लाल टोपी है। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। काली टोपी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की टोपी की जिक्र कर रहे हैं, मैं व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं। सुधांशु, मैं बताना चाहता हूं, जो काली टोपी के लिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कह रहे थे, और लाल टोपी दोनों का बताता हूं। ये लाल टोपी जानते हैं किसका? विदेशी क्रांतियों का प्रतीक है, जहां खून खराबा करके सत्ता का परिवर्तन होता है। और आज तक देख रहे हैं भारत में क्रांति का प्रतीक भगवा रंग है, जो आत्म बलिदान और आत्मोत्सर्ग का प्रतीक है, जिसके लिए भगत सिंह ने बोला था मोरा रंग दे बसंती चोला, जिसके लिए कहा गया था जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भाई वो लाल नहीं थी, लाल तो रूस और चीन की भयंकर खूनी संघर्ष, जिसमें अपने ही करोड़ों करोड़ लोगों को मरवा दिया, चाहे स्टालिन ने, माओ ने, पोल पोट ने, चाउसेस्कू ने। खैर अब आते हैं वर्तमान स्थिति के ऊपर। वो लाल और नीली छोड़ दीजिए, काली टोपी ने क्या काम किया आपको बताता हूं। इस देश में दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती, जो काली टोपी पहनने वाले आरएसएस के लोगों का। अब सुनिए, ट्राइबल एरियाज में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? वनवासी कल्याण आश्रम। वो कौन है? वो काली टोपी पहनने वाला आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के लोगों का। एक अकेला संस्थान जिसके 30,000 स्कूल है, विद्या भारती, 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर, वो आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ, कंबाइंड यूनियन ज्यादा होगी लेफ्टिस्ट की, वो आरएसएस के लोगों का। भारतीय किसान संघ आरएसएस के लोगों का। और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके दोनों प्रधानमंत्री संघ के
थे स्वयंसेवक, तो अभी काली टोपी को दिमाग में, मन में कालिख रख के मत देखिए, ईमानदारी से देखिए तो दिखाई पड़ेगा। लाल टोपी का तो रहस्य मैंने बता दिया। जी जी रूस, जी जी चीन ओके ने ओके अपने ही लोगों के ऊपर कहर ढाने वाली। ओके सुनील यादव कि लेकिन ये राहुल गांधी ने जो टोपी डाली हुई है, ये टोपी कौन सी है जिसमें वो बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट्स के साथ लड़ने की? देखिए अमीश और भाई, बीजेपी कह रही है कि विरोधी शक्तियों के साथ, देश विरोधी शक्तियों के साथ राहुल गांधी का हाथ। मैं केवल एक बात कहूंगा, जहां तक भगवे की बात आई है तो भगवा स्वाभाविक है, हमारे आस्था का भी प्रतीक है, हमारी क्रांति का भी प्रतीक है, हमारे देश का भी प्रतीक है। तो भगवा आप कहां ले आते हैं? ये जब भी फंसते, मैंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, महिला, देश की तो आप सीमा, अपनी टोपी का रंग भी भगवा करने वाले हैं क्या? करिए तो ये करते क्या हैं? नहीं, वो करते क्या हैं? ये भगवान राम के पीछे छिपते हैं। इन्होंने कहा सांस्कृतिक आजादी कब मिली? जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो गए। और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होते ही भगवान राम को याद आया कि अरे ये तो हमारे नाम पर चंदा चोरी बीजेपी वाले कर गए, जमीन घोटाला बीजेपी वाले कर गए, सबसे पहले अपनी नगरी से इनको हरा दो। अयोध्या से हरा दिया, तब भी नहीं सबक सीख रहे हैं कि भगवान लेकिन नगरी से हरा दिया, लेकिन देश में तीसरी बार जिता दिया। लेकिन उन्हीं राम ने नगरी से हराया लेकिन देश में जिताया। यानी आप कह रहे हैं कि अयोध्या नगर की एक लोकसभा हारना तो बड़ी बात है, लेकिन देश जीतना छोटी बात है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। अमीश भाई जी, अमीश भाई जी, जब भगवान राम ने अपनी नगरी से समाप्त करना शुरू किया है तो जितने देश में, दुनिया में भगवान राम के भक्त हैं, अगली बार सब अपनी अपनी नगरी से भाजपा ठीक है। को सुधांशु समाप्त त्रिवेदी, कर देंगे। देखिए धार्मिक विषय भी है और आध्यात्मिक विषय भी है और राजनीतिक विषय भी है। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिप्लाई इज मस्ट। देखिए, प्रभु की लीला को समझ पाना लाल टोपी वालों के बस की बात नहीं है। प्रभु ने, आपने कहा कि हम अयोध्या हारे, बस्ती हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, नासिक हारे, रामटेक हारे, रामेश्वरम हारे। ये वो थे जो कहते थे अयोध्या राम की थी या नहीं, ये साबित करो। प्रभु ने वो लीला दिखाई कि आज अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के संसद के पटल से लेके मीडिया के चैनलों तक बोला है कि देखो भाई, अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब थे। और भगवान ने लीला दिखाने के बाद दूसरी लीला दिखाई, कुरुक्षेत्र भी जितवाया और नासिक और रामटेक के राज्य में भी वो जितवाया कि चारों खाने चित्त हुए। और 6 महीने हुए नहीं है कि इंडी गठबंधन की हालत वो है कि ठोकर न लगाना हम खुद हैं, गिरती हुई दीवारों की तरह। तो मुझे लगता है प्रभु की लीला को समझने का प्रयास। और अब मैं बताता हूं, सुनिए, आपने कहा महंगाई बेरोजगारी, तो 2013 में क्या थी महंगाई की दर और क्या थी बेरोजगारी की दर और क्या थी इंफ्लेशन की दर? दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए ना, इन पी जाके देखिए, 11% 12% थी महंगाई की दर और रेट ऑफ ग्रोथ 4% 5% पे आ गई थी। आज कितनी है? आज 6% बढ़ने के बाद भी है। और ग्रोथ रेट, भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमी में से एक है। ये आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने। और एक लाइन में कह दूं अमित जी, जब राम मंदिर में मूर्तियां प्रकट हुई तो भारत के बारे में एक कहा जाता था, तुम्हारा मुल्क क्या करता है, 2 रोटी लेता है तो 1 रोटी उसकी खाता है, कर्जे की खाता है। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। याद है पूरा पश्चिम का वो डायलॉग। उसके बाद जब राम मंदिर का आंदोलन आगे बढ़ना शुरू हुआ, 1991-92 में विवादित ढांचा भी टूटा और नेहरूवियन आर्थिक ढांचा भी टूटा। जब विवादित ढांचा खड़ा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। उस समय सोना गिरवी रखा जा चुका था, महंगाई प्रचंड थी, बेरोजगारी प्रचंड थी। 1991 में 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ और जब राम भक्तों की सरकार आई 100 बिलियन पे पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अटल जी के जमाने में, जब नीचे से सबूत निकले 2003 की खुदाई में। और जब मोदी जी की सरकार आई 500 बिलियन पहुंचा। और राम मंदिर बनने के बाद 2024 में क्रिस्टिना जॉर्जिएवा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ ने कहा है इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस साल दुनिया के जीडीपी में मैक्सिमम होने वाला है 15%। और मेरे भाई समझो, आप कहते थे राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। यूएई भारत के साथ कॉरिडोर बना रहा है। मोहम्मद बिन सलमान एक दिन G20 के बाद एक्स्ट्रा रुके बात करने के लिए। और ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ले रहा है। मेरे भाई, राम को समझने के लिए सुबुद्धि की आवश्यकता, इसीलिए कहा गया सुमति कुमति सबके मुरराही। जगदीश शर्मा,